नमस्ते प्रिय दर्शकों। आज हम ये देखेंगे कि एक जन्म कुंडली से हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि जातक या जातिका की कुंडली में शादी का योग है या नहीं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, किस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जातक की कुंडली में शादी का योग है या नहीं। और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो आपको ये देखना चाहिए कि लग्नेश और सप्तमेश के बीच कैसा संबंध है कुंडली में। तो लग्नेश मतलब लग्न में कौन सी राशि है। अगर लग्न में मिथुन राशि है तो लग्नेश है बुध ग्रह। इस तरह से आप देख लीजिएगा कि कौन सा ग्रह जो है वो लग्नेश बन रहा है, मतलब प्रथम भाव के स्वामी। और लग्नेश का संबंध सप्तमेश के साथ, मतलब सप्तम भाव के स्वामी के साथ कैसा है। अगर सप्तम भाव में मान लीजिए अगर लग्न में मिथुन है तो फिर सप्तम भाव में कौन सी राशि होगी, धनु राशि। और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो है गुरु ग्रह बृहस्पति देव। तो फिर बुध और बृहस्पति या बुध और गुरु के बीच संबंध आपको देखना चाहिए। तो उनमें 6-8 का संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब 6-8 का संबंध होना मतलब अगर बुध ग्रह से बृहस्पति छठे स्थान पर बैठे हैं या अष्टम स्थान पर बैठे हैं तो इसे हम कहते हैं 6-8 पोजीशन। या अगर गुरु जो हैं वो बुध से अष्टम स्थान में बैठे हैं या छठे स्थान में बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मतलब कंडीशन या शर्त है, ये आपको देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कुंडली में। और एक और कंडीशन है, अगर वो भी दिख रहा है कि कुंडली में वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही शर्त अगर हम देख रहे हैं कि दोनों ही अवस्था अगर कुंडली में है तो फिर जातक का शादी होना बहुत मुश्किल है। वो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो जैसे कि शुक्र ग्रह जो है वो वैसे तो एक पुरुष जातक की कुंडली में स्त्री के कारक माने जाते हैं, और वैसे शुक्र देव जो हैं वो नैसर्गिक रूप से शादी के कारक या विवाह के कारक भी माने जाते हैं। तो शुक्र और केतु के बीच कोई भी प्रबल संबंध नहीं होना चाहिए। या तो युति या फिर जैसे कि दृष्टि का संबंध, कोई भी प्रबल संबंध नहीं होना चाहिए। तो फिर किस तरह के संबंध नहीं होने चाहिए? एक तो हमें पता है कि सप्तम दृष्टि का संबंध, वो भी तो जैसे शुक्र की सप्तम दृष्टि अगर केतु पे है तो ये भी एक संबंध है। और भृगुनंदी नाड़ी में हम कुछ ऐसे कुछ दृष्टियों को लेते हैं, जैसे कि अगर शुक्र की द्वितीय दृष्टि केतु पे पड़ रही है और केतु की जो 12वीं दृष्टि है वो शुक्र पर पड़ेगी। केतु की 12वीं दृष्टि बहुत ही प्रबल होती है क्योंकि केतु वक्री होता है हमेशा। और शुक्र की द्वितीय दृष्टि, हर एक ग्रह की द्वितीय दृष्टि हम लेते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, तो वो नहीं होना चाहिए। और शुक्र केतु एक ही भाव में, एक ही राशि में, नक्षत्र में, एक ही भाव में अगर बैठे हैं तो वो भी एक बहुत प्रबल युति है। उसे हम कहते हैं नाड़ी में प्रथम दृष्टि, जिसे कि पराशरी ज्योतिष में युति कहते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए शुक्र केतु में। और प्रिय दर्शकों, पंचम और नवम दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, जिसे कहते हैं त्रिकोण दृष्टि या त्रिकोण संबंध। शुक्र और केतु में त्रिकोण संबंध भी नहीं होना चाहिए। पंचम या नवम मतलब शुक्र से केतु अगर पंचम में है और केतु से शुक्र नवम स्थान में है, मतलब यह कुछ भी हो सकता है। केतु से भी शुक्र पंचम हो सकता है और शुक्र से केतु नवम, तो 5-9 का संबंध भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको देखना है अगर कुंडली में
ऐसा कोई भी संबंध शुक्र और केतु के बीच है और लग्नेश और सप्तमेश भी 6-8 की अवस्था में स्थिति में बैठे हैं, तो फिर जातक का विवाह होना बहुत मुश्किल है, चाहे स्त्री जातक हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि शुक्र जो है वो एक नैसर्गिक रूप से विवाह को दर्शाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, और एक बात हो सकती है, आपको नवमांश कुंडली भी देख लेनी चाहिए। वहाँ पे भी अगर शुक्र केतु में इस तरह का संबंध है जो मैंने अभी भी बताया, तो वो भी शादी के लिए शुभ नहीं माना जाता। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैंने एक बात नोटिस की है कि अगर शुक्र केतु में युति है, और वो युति मतलब मान लीजिए अगर मीन राशि में बन रही है, एक अच्छी राशि में जहाँ पे शुक्र केतु दोनों ही मतलब बलवान माने जाते हैं, अगर ऐसा अगर होता है, तो फिर मैंने देखा है कि शादी में विवाह के बाद परेशानी तो आएगी ज़रूर, वो तो आती है, लेकिन केतु आध्यात्मिकता को दर्शाता है। तो एक आध्यात्मिक संबंध, मतलब वैसे तो विवाह एक आध्यात्मिक संबंध होता है, लेकिन केवल एक आध्यात्मिक स्तर पे ही एक रिश्ता रह जाता है। अगर केतु और शुक्र में युति बन रही है, मान लीजिए बहुत अच्छी राशि में, मीन राशि में, या जिस राशि में ये युति बन रही है, उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है, अगर धर्म त्रिकोण भाव में अगर बैठे हैं अच्छी अवस्था में, तो फिर ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद शादी टूट नहीं जाएगी, लेकिन पति पत्नी के बीच एक आध्यात्मिक स्तर पे एक रिश्ता रह जाएगा। लेकिन जो साधारण एक पति पत्नी का जो सामान्य स्तर पे जो रिश्ता होता है, उस तरह का रिश्ता नहीं होता है। अगर शुक्र केतु में इस तरह का प्रबल संबंध है तो ऐसा होता है। और विच्छेद की स्थिति तो हो सकती है, क्योंकि केतु विच्छेद को भी दर्शाता है। और अगर शादी टिक भी गई तो केवल एक आध्यात्मिक स्तर पे ही उनका रिश्ता रह जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, एक स्त्री जातक की कुंडली में भृगुनंदी नाड़ी में मंगल ग्रह को जैसे कि पति के कारक मानते हैं, तो फिर आपको देखना चाहिए कि मंगल और केतु के बीच क्या संबंध है। आपको देखना चाहिए, लग्न कुंडली में भी देखिए और नवमांश कुंडली में भी आप देख सकते हैं मंगल और केतु में किस तरह का संबंध है। तो वैसे तो भृगुनंदी नाड़ी में हम लग्न कुंडली को ही महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी आप नवमांश कुंडली में देख सकते हैं कि मंगल केतु में किस तरह का संबंध है। तो कोई भी प्रबल संबंध मंगल और केतु में नहीं होना चाहिए। जो अभी भी मैंने बताया, प्रथम दृष्टि मतलब एक ही भाव में, एक ही राशि में, द्वितीय दृष्टि, और फिर जब मतलब 2-12 का संबंध, मतलब खासकर अगर मंगल की द्वितीय दृष्टि केतु पे पड़ रही है, और सप्तम दृष्टि जैसे कि 1-7 का संबंध, जैसे कि मंगल की सप्तम दृष्टि अगर केतु पे है, और फिर जिसे कहते हैं पंचम दृष्टि, पंचम और नवम दृष्टि, त्रिकोण दृष्टि, वो संबंध भी नहीं होना चाहिए। तो मंगल और केतु के बीच, तो एक स्त्री जातक के लिए मंगल क्योंकि पति के कारक होते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, तो फिर पति के साथ एक विच्छेद की स्थिति पैदा हो सकती है, मतलब शादी के बाद विच्छेद, या फिर ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन उनमें कोई संबंध नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि केतु अगर बहुत अच्छी राशि में है, तो फिर मान लीजिए अगर मंगल केतु दोनों ही मीन राशि में है, इस राशि में दोनों ही ग्रह अच्छे माने जाते हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि पति बहुत आध्यात्मिक हो और फिर पति पत्नी के बीच एक केवल आध्यात्मिक स्तर पे ही केवल एक रिश्ता रहे, और सामान्य तौर पे जो रिश्ता होता है वैसा कोई रिश्ता ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। वहीं अगर केतु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, मतलब केतु की डिग्निटी, केतु की अवस्था आपको देखनी चाहिए कुंडली में कैसी है। केतु अगर ऐसी राशि में बैठा है, शत्रु राशि में जिसे हम कह सकते हैं, या फिर अगर केतु ऐसी राशि में बैठा है जहाँ वो साधारणतः अच्छे फल नहीं देता, और मतलब
चाहे जिस भी राशि में केतु बैठा है तो वो उस राशि के जो स्वामी ग्रह है वो कुंडली में किस तरह से बैठे हैं, ये आपको देखना चाहिए। अगर जिसे हम केतु का डिस्पोजिटर कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो केतु जिस राशि में है उस राशि के स्वामी ग्रह जो है उनकी अवस्था स्थिति कुंडली में कैसी है, वो कौन से भाव में है। अगर धर्म त्रिकोण भाव में है या अगर केंद्र भाव में है, अच्छी अवस्था में है, तब तो ठीक है, पीड़ित नहीं है। लेकिन अगर पीड़ित है और अगर दुस्थान भाव में है तो फिर ऐसा हो सकता है केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली में अगर अच्छी नहीं है, और या फिर आपको ये भी देख सकते हैं कि केतु कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र स्वामी जो भी ग्रह है उस नक्षत्र स्वामी की स्थिति भी अगर कुंडली में अच्छी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि केतु की स्थिति कुंडली में उतनी अच्छी नहीं है। तो फिर प्रिय दर्शकों, ऐसा भी मैंने देखा है कि शादी तो हो जाती है, जैसे कि जातिका के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मंगल पति का कारक होता है भृगुनंदी नाड़ी में। तो शादी के बाद केतु जैसे वायलेंस जिसे कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट या फिर ये सब दिखा सकता है। और फिर फिज़िकल एब्यूज़ जिसे कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, और अब जातिका पे उसके पति किसी भी तरह से उसे मतलब उसके साथ जो रिश्ता है उसके पति का अच्छा नहीं होगा, उसका बर्ताव अच्छा नहीं होगा, पति का बर्ताव, ऐसा हो सकता है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि केतु अष्टम भाव में भी, केतु उच्च के माने जाते हैं नैसर्गिक रूप से, और केतु का संबंध अष्टम भाव से है, जो मतलब वृश्चिक राशि से केतु का संबंध है, तो ये नैसर्गिक रूप से है। तो केतु की स्थिति अगर अच्छी नहीं है कुंडली में और मंगल के साथ केतु है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातिका के जो पति हैं उनके अवैध संबंध शादी से बाहर हो, ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा परेशानी। और ऐसा भी मेरे पास एक कुंडली आई थी जहाँ पे मंगल केतु के बीच इस तरह का संबंध युति थी और केतु की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जातिका के पति जो है वो मतलब उसे कभी कभी मारते थे, ऐसा भी उन्होंने मुझे कहा। और फिर उनके कई संबंध थे शादी से बाहर, और लेकिन जातिका जैसे डिवोर्स या तलाक नहीं दे पाई, क्योंकि जातिका के 2 बच्चे हैं और इसलिए मतलब किसी भी तरह वो अपने बच्चों के खातिर मतलब किसी भी तरह एडजस्ट करके रहती है। तो ऐसा मैंने देखा है। अगर मंगल केतु के बीच संबंध है, केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल की भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। और फिर आपको वो भी देखना है कि लग्नेश और सप्तमेश में कहीं 6-8 का संबंध तो नहीं है, ये भी आपको देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप अगर जैसे कि द्वितीय विवाह के बारे में अगर कोई जातक सोच रहा है, तो द्वितीय विवाह को या सेकंड मैरिज को हम नवम भाव से देखते हैं। तो प्रथम विवाह को सप्तम भाव से, द्वितीय को नवम भाव से। तो नवमेश जो होता है, नवम भाव के जो स्वामी है, नवम भाव के जो स्वामी ग्रह है और लग्नेश, उनके बीच भी 6-8 का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध है और शुक्र केतु के बीच भी संबंध है, तो फिर शादी सफल, द्वितीय विवाह भी जैसे कि सफल नहीं होता। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप जैसे कि शादी के बारे में अगर कोई जातक सोच रहा है, विवाह के बारे में, तो कि क्या कुंडली में विवाह का योग है। मान लीजिए अगर शुक्र केतु के बीच संबंध है, तो फिर एक ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए जो कि आध्यात्मिक हो, जो कि ध्यान में, अध्यात्म में, दान में यकीन रखे। तो अगर जीवन साथी आध्यात्मिक है तो फिर ये शुक्र केतु के बीच संबंध है, तो फिर शादी, ऐसा भी हो सकता है कि शादी आगे चलकर सफल भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा साधारणतः देखा गया है कि अगर लग्नेश और सप्तमेश में 6-8 का संबंध है और शुक्र केतु के बीच बहुत ही प्रबल संबंध है,
तो फिर शादी अगर हो भी गई तो शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, और अगर टिक भी गई तो पति पत्नी के बीच कोई भी रिश्ता, जिसे हम एक सामाजिक स्तर पे जो समझते हैं, तो पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता नहीं रहता, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा बहुत कम देखा है मैंने, ऐसा भी होता है कभी कभी कि केवल एक आध्यात्मिक स्तर पे रिश्ता है कि अपना दायित्व निभाते हैं, लेकिन जो सामान्य स्तर पे, जो एक सामान्य तौर पे जो रिश्ता होता है पति पत्नी के बीच, वो नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में हैं तो आप देखिएगा। और एक स्त्री जातक की कुंडली में आप शुक्र केतु के बीच भी संबंध देखिएगा, और मंगल केतु स्त्री जातक की कुंडली में, ये दोनों देखना है, और लग्नेश और सप्तमेश। और पुरुष जातक के लिए लग्नेश और सप्तमेश में क्या संबंध है और शुक्र केतु में क्या संबंध है। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। Thank you.